Hello students, welcome in the physics class. Now today we will discuss the devices. There are two devices in our syllabus for the session 2020-21. First one is the AC generator. It is also known as dynamo. AC generator हमारे पास क्या है? AC generator is a device which converts the mechanical energy into electrical energy. तो सबसे पहले हम लोगों ने बात कर ली ये क्या करता है आपके पास ये ऐसा डिवाइस है which converts mechanical energy into electrical energy. अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं हम लोग. द प्रिंसिपल ऑफ दिस एसी जनरेटर. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. That is, when the magnetic flux linked with the coil is changed, then EMF is induced in the coil. तो हम लोग ने डिफरेंट मेथड किए थे टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. उन्हीं में से एक मेथड हम लोग आज यहाँ पर यूज करेंगे. सो एसी जनरेटर दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसके ऊपर आपके पास वर्क करता है. अब हम लोग बात करते हैं इसके जो मेन पार्ट्स हैं, द मेन पार्ट्स ऑफ द एसी जनरेटर, जिसमें हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की. कंस्ट्रक्शन इट हैव फोर मेन पार्ट्स. हमारे पास पहले यहाँ पर जो चार पार्ट है वो है, एक तो आपके पास आर्मेचर कॉइल, सेकंड वन आर द फील्ड मैग्नेट्स, देन देयर आर the slip rings, and last one are the brushes. ये आपके पास मेन पार्ट्स हैं इसके एसी जनरेटर के. तो इनको हम लोग बार बार से क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कॉइल. एसी जनरेटर दैट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल which contains large number of turns of insulated copper wire wounded over on a magnetic metallic frame. तो ये हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर this one that is a A B C D. This one is a armature coil which contains large number of turns of insulated copper wire which are wounded on a magnetic metallic frame. ये आपके पास फ्रेम आ गई, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको wounded over कर दिया है. ठीक है. Second one are the field magnets. These N and S, these are the two strong pole pieces of the electromagnets, in between which the armature coil that is rotated with the constant angular frequency omega. इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं. ठीक है. थर्ड वन हमारे पास आता है स्लिप रिंग्स. The two ends of the coil, these are connected to the metallic rings. ये हमारे पास क्या है, these are the metallic rings R1 and R2. These are the rings. Okay. These rings, these are also rotate as the coil rotate in between the two pole pieces of the electromagnet. ये भी आपके पास क्या करेंगे, साथ के साथ रोटेट करेंगे. लास्ट वन हमारे पास क्या आ गया, ब्रशेज. ब्रशेज B1 and B2, these are the two metal blocks और कार्बन ब्लॉक्स. या तो मेटल के लगाए जाते हैं, किसके लगाए जाते हैं, कार्बन के लगाए जाते हैं, which are in light contact with the rings R1 and R2. These are not connected, but these are in a contact with the these rings R1 and R2, and these brushes, these are connected to the load resistance R. Means आपके पास जहाँ पर सप्लाई हम लोग देते हैं जनरेटर से, वो सारा का सारा आपके पास लोड की तरह जो है वो एक्ट करता है. So these are connected to the load resistance R. तो ये हमारे पास क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास आ गई. अब हम लोग बात करते हैं इसकी थ्योरी एंड वर्किंग. एसी जनरेटर की थ्योरी एंड वर्किंग की बात करेंगे हम लोग.
पहले समझते हैं हम लोग दैट when the coil that rotates about the axis in the plane of the coil and perpendicular to the direction of the magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई कहाँ से, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। एक्सिस आ गई इन द प्लेन ऑफ कॉइल, इसमें क्या करती है आपके पास, रोटेट करती है। देन व्हाट हैपेंस दैट द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड normal to the plane of coil that changes, hence the magnetic flux linked with the coil that changes, therefore an EMF is induced in the coil। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, एक EMF जो है वो इंड्यूस हो जाएगी and the circuit is closed, hence what happens that a current flows in the coil which is known as a induced current। अब इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ये मान चलते हैं कि मान लो हमारे पास सबसे पहले जो कॉइल है, the plane of the coil that is perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से इस प्लेन को क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, सच दैट द साइड CD दैट इज एट द बैक एंड साइड AB दैट इज इन द फ्रंट। इस तरीके से हमारे पास है, ये CD आपके पास आ गया कहाँ पर, बैक में है, और ये AB आपके पास कहाँ पर आ गया, फ्रंट में आ गया। एज द कॉइल दैट रोटेट्स विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, नाउ व्हाट हैपेंस दैट, इस तरीके से आपके पास कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। सो this AB that tends to move inward and CD that tends to move outward। ऐसे आएगा आपके पास घूम के, ये तो जाएगा अंदर की तरफ को और ये किस साइड को जाएगा आपके पास, ये बाहर की तरफ को आएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF और द करंट दैट इज फाउंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पहले हम लोग लगाते हैं यहाँ पर CD साइड में लगा कर चलते हैं। तो ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये जो एंड है ये बाहर की तरफ को आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आउटवर्ड आप लोगों के पास हो गई एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज फ्रॉम D टू C हमारे पास आ गई। ये इस केस में क्या आ गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट। AB में देखते हैं हम लोग, इन AB आप इस AB के आरोप पर लगाते हैं हम लोग, तो आपके पास क्या है, दैट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, दैट इज नॉर्थ टू साउथ। ये कहाँ पर जाएगी, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो आपके पास ये सेंट्रल फिंगर की साइड पर आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट मींस आपके पास in the arm the current flows from a direction A to B। so coil में करंट फ्लो कर गया कहाँ से, D to C then B to A, इस तरीके से। अब बाहर देखते हैं हम लोग, in the outer circuit the current flows from the brush B1 to B2 through this load resistance R, means इस साइड को करंट की डायरेक्शन आपके पास आ रही है। ठीक, आफ्टर हाफ साइकिल what happens that this CD that is in the front and AB that is at the back, ये मैंने यहाँ पर बना रखी है सिचुएशन। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास कि AB तो चला गया पीछे, हाफ साइकिल जैसे कंप्लीट होगा तो इस तरीके से मुड़ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, ये हमारे पास था फ्रंट, ये मैंने मान लिया ये ऐसे था पहले, और ये था बैक में। अब क्या हुआ, जैसे हाफ रोटेशन हो गई तो हमारे पास क्या हो गया, ये इस तरीके से आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपके पास फिर से, अब देखो आप लोग, जो रिंग आपके पास CD से जुड़ा है वो कार्बन ब्रश कौन सा, R2 जो है B2 के साथ ही है, और R1 जो है किसके साथ है, B1 के साथ ही है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इंड्यूस्ड करंट AB के ऊपर निकालें हम लोग, तो फिर से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आपके पास किस साइड को आ जाएगी, इस साइड को आपके पास आ गई, और CD के ऊपर आ गई यहाँ पर। लेकिन अगर हम देखो इसमें निकाली थी, आउटर सर्किट में ये थी करंट की डायरेक्शन, इसमें देखते हैं करंट यहाँ से आया इसके ऊपर गया। So the direction of current that is from brush B2 to B1 across R, मतलब यहाँ पर आपके पास करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या आ गया आपके पास, that is reversed, इस तरीके से। This one is a current type. This direction of current that is reversed after half cycle. It means that after each half cycle the direction of the induced current or direction of the induced EMF that is reversed, that's why the current induced or the EMF induced that is alternating EMF or current। तो ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज द वर्किंग ऑफ द AC जनरेटर। तो हम लोगों ने क्या कर लिया यहाँ पर, थ्योरी एंड वर्किंग। सो हर हाफ साइकिल के बाद क्या हो रही है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट और EMF दैट इज चेंज्ड। हम लोग मान के चलते हैं कि मान लो आपके पास क्या है यहाँ पर, दैट n विद द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स
ऑफ कॉइल। हम लोगों ने क्या मान लिया कि जो ए है दैट इज अ एरिया ऑफ द कॉइल, बी हम लोग मान के चलेंगे बी दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field, omega with the angular velocity or angular frequency. मान लो किसी टाइम के ऊपर लेट एट एनी टाइम थीटा विद द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड and normal to the plane of coil. ये हम लोग ने मान लिया किसी इंस्टेंट के ऊपर एट एनी टाइम टी, ठीक है, एट टाइम टी मैंने मान लिया। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, that is given by phi is equal to n b a cos of theta. Now this theta that is equal to omega t, so this phi that is equal to n b a cos of omega t. Now the EMF induced that is equal to E that is equal to minus d phi over dt. So that is equal to E is equal to minus n b a d over dt of cos of omega t. इसके डिफरेंशिएशन पता ही आप लोगों को पहले भी कर रखा है हम लोगों ने, दैट विल कम्स आउट टू बी माइनस sin ओमेगा t इनटू ओमेगा के बराबर। So this E that is equal to minus n b a minus sin omega t into omega, माइनस माइनस हो गया प्लस आपके पास। So this EMF E that is equal to n b a, हम लोग इसको या तो इस फॉर्मूला लिख दो n b a ओमेगा या n ओमेगा b a sin of omega t. This one is the induced EMF which is changing with the time. So for maximum EMF, that is E is equal to E naught, this sin omega t that should be equal to 1. तो हमारे पास यहाँ पर जब ये 1 के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ E naught that is equal to n omega b a, this one. यही आ गया हमारे पास, this is the maximum EMF. So I can write on this equation that is a E that is equal to E naught sin omega t, which is changing sinusoidally. मतलब आपके पास ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर आपके पास एक R विद a रेजिस्टेंस, ये आपके पास रेजिस्टेंस आपके पास आ गया, लोड रेजिस्टेंस। सो current in the circuit, I is equal to E upon R. So I can write down this one, that is a I is equal to E naught upon R sin omega t, or this I that is equal to I naught sin omega t. From here, if we see that the current and this induced EMF or induced voltage, these are in the same phase. दोनों इसमें लाई करेंगे आपके पास in the same phase आप लोग पास लाई करेंगे. Moreover, this EMF that is changing with the time. So this one is what? That is a alternating EMF. अगर मैं इसकी वेरिएशन करूँ यहाँ पर वेरिएशन दिखा दूँ तो वेरिएशन आप लोगों के पास इस तरीके से, अगर फेज के साथ मैं दिखाऊँ यहाँ पर विद फेज ओमेगा टी, तो हमारे पास इस साइड को मैंने ले ली है ई, तो आपके पास ये इस तरीके से क्या हो जाएगी, वेरी हो जाएगी. सो हियर दिस फेज दैट इज पाई बाई 2 और सॉरी दिस वन इज पाई बाई 4 0 पाई बाई 2.
this is pi, this is 3 pi by 2 and this one is angle 2 pi। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई ये EMF इसके आ गई। तो यही था हमारे पास क्या AC जनरेटर, जिसमें आपके पास क्या हो गया कि जो अल्टरनेटिंग EMF है दैट इज इंड्यूस्ड। कई बार हम लोग इनसे DC जनरेटर पूछा जाता है, जो DC जनरेटर में वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर how can we convert AC generator into DC generator, then in place of these slip rings we uses commutator। 10th क्लास में आप लोगों ने कर रखा है, जिनको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। तो उससे आपके पास जो ये EMF इंड्यूस होती है या करंट इंड्यूस होता है दैट इज अ DC, दैट इज अ डायरेक्ट करंट। लेकिन हम लोगों ने इसी के बारे में यहाँ पर क्या करना है, ये स्टडी करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज करना है, क्योंकि ये जो आपके पास डिवाइसेस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास, ठीक है। सो दिस वाज द वर्किंग ऑफ द AC जनरेटर एंड दिस वन इज द थ्योरी ऑफ अ AC जनरेटर। नेक्स्ट वन डिवाइस, सेकंड वन इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हम लोगों ने देख रखे हैं, देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, ट्रांसफार्मर आपके गांव के बाहर लगा होता है, या हम लोग ट्रांसफार्मर देखें जो चार्जर है उसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा होता है छोटा सा। तो ट्रांसफार्मर एक्चुअल में है कि आपके पास ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज द AC वोल्टेज। AC वोल्टेज को जो चेंज करता है उस डिवाइस का नाम क्या दे दिया हम लोगों ने, दैट इज नोन एज अ ट्रांसफार्मर। तो ये किस में यूज होता है, इट इज यूज्ड टू चेंज द AC वोल्टेज। अब हमारे पास द ट्रांसफार्मर विच इंक्रीजेस द AC वोल्टेज इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो कि AC वोल्टेज को बढ़ाता है उस ट्रांसफार्मर का क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, दैट इज नोन एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एंड द ट्रांसफार्मर विच इज यूज्ड टू डिक्रीज द AC वोल्टेज इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसको क्या बोलते हैं हम लोगों ने, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि AC वोल्टेज को डिक्रीज करता है। यहाँ पर करंट का कंसेप्ट नहीं लेना आप लोगों ने, वहां पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। सो अगर हम लोग इसके प्रिंसिपल की बात करें, ट्रांसफार्मर दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर वर्क करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन। When the magnetic flux linked with the one coil is changed, then EMF is induced in the second coil, or we can see that when the strength of the current in one coil is changed, then the EMF is induced in the second coil. तो ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज अ म्यूचुअल इंडक्शन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ म्यूचुअल इंडक्शन। दूसरी बात, DC के ऊपर ये कभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में आपके पास करंट चेंज नहीं होगा, तो उसकी वजह से आपके पास ये वर्क नहीं करता। दूसरी जो आपके पास क्या है, कॉइल है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उसमें EMF इंड्यूसर नहीं होगी। अब यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि इसमें कंस्ट्रक्शन क्या क्या है। Transformer that consists of a soft iron core made up of thin laminated sheets of a soft iron which are well insulated from each other। ये मैंने बना दी, नंबर ऑफ शीट्स यहाँ पर बना दी। ये किसका कोर आ गया आपके पास, दैट इज अ सॉफ्ट आयरन कोर मेड अप ऑफ अ थिन लैमिनेटेड शीट्स ऑफ अ सॉफ्ट आयरन विच आर वेल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से क्या है, इंसुलेटेड है। ऐसे नाम बनाने को आपके पास टाइम हो तो इस तरीके से आप लोग कोर को दिखा सकते हो, ठीक है। It consists of two wires known as primary wire P1, P2 and secondary wire S1, S2. Primary wire that is connected to the source of alternating EMF and secondary coil that is connected to the load resistance by using a open switch S। इसके थ्रू हम लोग ने काम कर इसको कनेक्ट कर दिया, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस वही आता है आपके पास जहाँ पर हम लोग सप्लाई को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब किसी भी ट्रांसफार्मर में आप लोगों ने दिखाना हो स्टेप अप और स्टेप डाउन, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दोनों कॉइल्स में बराबर नहीं दिखाने, नहीं तो कोई यूज नहीं है। अगर हम लोगों ने स्टेप अप दिखाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा दिखाने हैं, और अगर स्टेप डाउन दिखाना है तो आप लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इससे कम दिखाने हैं,
ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिखा देंगे और इसमें कम दिखा देंगे। ये एक्चुअल में मैंने जो बना रखा है, दिस वन इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल दीज आर लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इसकी दैट इज द थ्योरी एंड वर्किंग। तो मान लो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है दैट इज अ आइडियल। हम लोग वर्किंग और थ्योरी की बात कर लेते हैं, इसकी थ्योरी एंड वर्किंग। Let the transformer is ideal that the primary and secondary coils these have a negligible resistance, hence there is a no power loss, ठीक है, कोई भी पावर लॉस यहाँ पर नहीं होगा। तो हम लोगों ने मान लिया, मान लो आपके पास क्या है कि let the EMF of the source connected to primary coil, EMF of source connected to primary coil is given by E is equal to E naught sin omega t। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द EMF of the source which is connected to the primary coil। अब क्या करना है हम लोगों के पास, देखो जैसे क्या होगा कि दैट व्हेन द करंट through the primary coil that changes as the supply is AC, then what happens that the magnetic flux linked with this primary that changes, hence an EMF is induced in the primary coil। The EMF induced in the primary coil that is equal to the EMF of the source, किसके बराबर आएगी, EMF of the source। दूसरी बात हमारे पास, हम बात करें यहाँ पर EMF induced per turn of the primary EMF induced in the primary that is equal to the EMF of the source। अब ये जो क्या है हमारे पास, that the magnetic as the current is changing in the coil, primary coil, so the magnetic flux linked with the primary coil that is changing continuously with the time। So this changing magnetic flux is passed through the soft iron core, क्योंकि soft iron जो है that is a ferromagnetic material and magnetic field lines these prefer to pass strongly through the ferromagnetic material। So this changing magnetic flux that is passed through the secondary coil through the soft iron core, इसके थ्रू जो है वो changing magnetic flux क्या हो गया, यहाँ पर पास हो गया। So now due to the changing magnetic flux what happens that the EMF is induced in the secondary coil also। Now the EMF induced per turn of the primary is equal to the EMF induced per turn of the secondary। जितनी इसके पर टर्न, ऐसा नहीं मैं पूरी कॉइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पर टर्न की। EMF induced per turn of the primary that is same as the EMF induced per turn of secondary, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ that EMF induced per turn of the secondary coil that is equal to the EMF induced per turn of the primary coil। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, that is the EMF induced per turn of primary is equal to EMF induced per turn of secondary coil। प्राइमरी में अगर मान लो EMF मैंने मान ली EP which is equal to the EMF of the source, उसी के बराबर है हमारे पास। तो EMF induced per turn, number of turns NP मान के मैंने इसके, that is equal to EMF induced per turn of the secondary। Here NP is the number of turns in the primary coil and NS that is the number of turns in the secondary coil। ये आपके पास क्या गया, NP that is the number of turns in primary coil and this NS that is a number of turns in secondary coil। यह हमारे पास है, ठीक है। अब इसको मैंने दे दिया नंबर 2। यहां से अगर मैं क्या निकाल चलूँ, ये ES निकाल चलूँ, सो दिस ES that is equal to NS उस साइड जाएगा NS अपॉन NP into EP। This NS upon NP that is equal to K known as transformation ratio
इसको क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, दिस इज नोन एज व्हाट, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के नाम से हम लोगों ने इसको जान लिया। अब फॉर स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होना चाहिए, फॉर स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर दिस ES दैट शुड बी ग्रेटर देन EP, यही आना चाहिए आपके पास, दैट स्टेप अप ट्रांसफार्मर दैट इंक्रीजेस द वोल्टेज, इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी दैट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ अ वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी, सो दिस ES दैट इज ग्रेटर देन EP, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि दैट दिस वन NS दैट शुड बी ग्रेटर देन NP, यही हमारे पास आना चाहिए। तो हमारे पास क्या गया फॉर दिस दैट इज therefore NS greater than NP, or we can say that the transformation ratio that should be greater than 1। तो ये हमारे पास number of turns in the secondary coil that should be greater than that of a number of turns in the primary coil, for what, that is the step up transformer। and for step down transformer अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास है, दैट दिस ES दैट शुड बी लेस देन EP, वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो उसके लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, देयरफॉर दिस NS दैट इज लेस देन NP, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल दैट शुड बी लेस देन दैट ऑफ अ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, और वी कैन से दैट इन दिस केस दिस A दैट शुड बी लेस देन 1। तो ये आ गया हमारे पास किसके केस में, दैट इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें हमारे पास हम लोगों ने क्या बोल दिया कि अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल दैट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, और अगर स्टेप डाउन है देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल दैट शुड बी लेस देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। अब क्योंकि हमारे पास एज देयर इज अ नो पावर लॉस, करंट निकाल देते हैं हम लोग, एज there is no power loss, so input power that should be equal to output power, means आपके पास पावर आता है EI के बराबर, EI मतलब VI के बराबर, तो हम लोगों ने क्या बोलते हैं that ES EP IP that should be equal to ES IS के बराबर। मैंने ये करंट निकालना है, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल दैट इज इक्वल टू EP अपॉन ES इनटू IP। अब EP अपॉन ES अगर मैं यहाँ से निकालूं EP अपॉन ES देन इट विल कम्स आउट टू बी NP अपॉन NS के बराबर, तो मेरे पास आ गया IS दैट इज इक्वल टू NP ओवर NS इनटू IP, दैट इज 1 अपॉन KIP के बराबर, क्योंकि आपके पास कहता है इस NS अपॉन NP हम लोगों ने के बराबर किया था, तो NP अपॉन NS किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन K के बराबर आपके पास आ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, लेट दिस वन इज नंबर 4, अगर आपके पास क्या है दैट फॉर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर this NS is greater than NP, ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया, इट मींस हमारे पास क्या आ गया, और वी कैन से दैट दिस वन दैट इज अ K इज ग्रेटर देन 1, ये लिखा था हम लोगों ने। तो यहाँ से ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया, इट मींस ये रेशियो क्या आ जाएगी, लेस देन 1, तो इट मींस दैट IS is less than IP। So step up transformer that increases the voltage but decreases the alternating current, इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि अगर AC वोल्टेज बढ़ेगी तो AC करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने। सो देयरफॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर increases voltage but decreases the current, decreases the करंट। और अगर मैं बात करूं इसकी फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन के लिए बात करें हम लोग, फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
उसके लिए क्या था आपके पास कि दैट दिस एस इज लेस देन एनपी, मतलब आपके पास क्या है एनपी इज ग्रेटर देन एनएस, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 1, तो इट मींस दैट आईएस इज ग्रेटर देन आईपी। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को डिक्रीज करता है, लेकिन करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देयरफॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर decreases the voltage but increases the current, increases the current। तो एसी में एक चीज हम लोगों ने यहां से कंफर्म कर ली, एसी के केस में दैट when AC voltage increases then current that decreases, ठीक है। और जब हमारे पास AC वोल्टेज कम होगी तो करंट क्या होगा आपके पास ज्यादा होगा। अब ये हो गया हमारे पास ट्रांसफार्मर। अब अगर हम लोगों ने इसकी क्या निकालनी है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम लोग। सो एफिशिएंसी हमारे पास किसके बराबर आती है, दैट इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं हम लोग, दैट इज पीओ ओवर पी आई। सो दिस ईटा दैट इज इक्वल टू आउटपुट है हमारे पास ई एस आई एस अपॉन इनपुट है ई पी आई पी, एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर दैट इज नेवर 1, मतलब 100% एफिशिएंसी आपके पास नहीं आती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास एफिशिएंसी वाला ट्रांसफार्मर है दैट इज अप टू 80% एफिशिएंसी, वहाँ तक है आपके पास। देयर इज सम एनर्जी लॉस। हम लोगों ने इसकी बात तो कर ली कि हम लोगों ने आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चले थे कि वहाँ पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास क्या होता है कि दैट देयर इज सम एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर। तो हम लोग अब बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे अबाउट द एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। ये आर्टिकल आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर लें। एग्जाम में ये आर्टिकल जो है वो पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जाते हैं। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, दैट इज द एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर एंड हाउ दीज लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड। किस तरीके से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द एनर्जी लॉसेस। सो एनर्जी लॉसेस में सबसे पहले हम लोग एनर्जी लॉसेस ये पूछे जाते हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर के केस में, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। पहला हमारे पास जो लॉस है दैट इज कॉपर लॉस। कॉपर लॉस हमारे पास क्या है, इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉपर कॉइल्स यूज्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। हीट की फॉर्म में जो आपके पास कॉपर कॉइल्स में एनर्जी लॉस होगा दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज अ कॉपर लॉस। सो दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर्स, थिक कॉपर वायर्स। अब थिक कॉपर वायर्स में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट प्रोड्यूस्ड आपके पास क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस जो है कम हो जाएगा। दूसरा आपके पास आता है आयरन लॉस। Iron loss is the loss of energy in the form of the heat which is produced due to the production of the eddy currents in the soft iron core. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, that's why this can be minimized by using the thin laminated sheets of the soft iron to make the core. तो इससे हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, मिनिमाइज कर लिया। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, थिन लेमिनेटेड शीट्स जो थी वो यूज की थी यहाँ पर आपके पास। नेक्स्ट वन आपके पास आता है कौन सा, दैट इज अ लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें हम लोग, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आइडियल ट्रांसफार्मर में तो हमने
मानना था कि जितना फ्लक्स इसके थ्रू चेंज हो रहा है उतना ही यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है पास किया जाता है, बट व्हाट हैपेंस दैट सम ऑफ द फ्लक्स दैट इज लीक्ड आउट, मींस the whole changing flux in the primary that is not passed through the secondary. So that's why this leakage of flux that can be minimized by wounding these primary and secondary coils one over another. एक के ऊपर दूसरे को क्या कर देते हैं हम लोग wounded over कर देते हैं। जब भी आप लोग ट्रांसफार्मर देखो खोल करके तो आप लोगों को ये दोनों कॉइल जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या आएंगे आपके पास wounded नजर आएंगे। नेक्स्ट वन आपके पास जो आता है वो दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस। एक्चुअल में ये टॉपिक हमारे पास मैग्नेटिज्म में था, लेकिन इस बार हम लोग ने पढ़ा नहीं है इसको। What happens that whenever there is a magnetization and demagnetization of any magnetic material, then what happens that energy is lost in the form of the heat. That loss is known as a hysteresis loss. So this hysteresis loss that can be minimized by choosing a material to make the core which have a less hysteresis loss. So यहाँ पर हम लोग इसीलिए किसका यूज करते हैं, दैट इज ऑफ सॉफ्ट आयरन, या फिर आपके पास एक आते हैं म्यू मेटल, उसका यूज हम लोग करते हैं। लास्ट वन आपके पास आता है दैट इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ठीक है, लास्ट वन इज अ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हमिंग नॉइस। आप लोग ट्रांसफार्मर के पास जाओगे, जो भी आप लोगों के घरों के पास लग रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर आपके पास क्या होता है, एक साउंड सी आती रहती है इस तरीके से, इस तरीके की आवाज जो है वो आती रहेगी। दैट इज व्हाट दैट इज अ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन एंड दिस लॉस दैट कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड। इसको हम लोग जो है मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। सो ये थे आपके पास क्या एनर्जी लॉसेस। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, दैट इज अ यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। इसके यूजेस क्या क्या है आपके पास। यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, transformer that is used in the voltage regulator which is used in your refrigerator, AC, जहां पर भी आपके पास वोल्टेज रेगुलेटर लगे हैं वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं, दैट इज ऑफ ट्रांसफार्मर दैट इज आल्सो यूज्ड इन द इंडक्शन फर्नेसेस, उसमें भी यूज किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दैट इज यूज्ड इन द फॉर द वेल्डिंग पर्पस। जो वेल्डिंग हम लोग करते हैं वहां पर आपके पास क्या है, जो मशीन आती है उसमें क्या लगा होता है, का ट्रांसफार्मर लगा होता है, दैट इज व्हिच वन, दैट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इवन इन द मोबाइल चार्जर वी यूज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किसका यूज किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। सबसे जो मेन यूज है आपके पास ट्रांसफार्मर का, मेन यूज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज दैट इट इज यूज्ड टू सप्लाई द पावर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। जो इलेक्ट्रिक पावर है फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वी यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब उसमें हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैट व्हाई वी यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर दैट इज सप्लाइड एट वेरी हाई वोल्टेजेस। आप लोगों ने देखा होगा वहां पर लिखा होता है 11,000 वोल्टेज, 22,000 वोल्टेज, या फिर आप लोगों के पास कितना भाई ज़्यादा आ जाता है, इवन मल्टीपल ऑफ 11 आप लोगों के पास आ जाती है वोल्टेज। सो हाई वोल्टेज के ऊपर इसको सप्लाई किया जाता है बिकॉज एट हाई वोल्टेजेस द करंट फ्लोइंग दैट इज अ नेग्लिजिबल। सो the power loss in the form of the heat that is I square R that is reduced to great extent। क्योंकि आपके पास हाई वोल्टेज के ऊपर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो करंट नेग्लिजिबल है तो आपके पास पावर लॉस जो है इन द सप्लाई दैट विल बी नेग्लिजिबल। दैट्स व्हाई जो AC है आप लोगों के पास दैट इज ट्रांसमिटेड एट अ हाई वोल्टेजेस। अब एक्चुअल में ट्रांसफार्मर कनेक्ट कैसे किए जाते हैं, ऐसा नहीं है आपके घरों में जो सप्लाई है, जो घरों में सप्लाई है वो क्या है आपके पास, उसकी रेटिंग है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये हमारे पास सप्लाई आती है डोमेस्टिक सप्लाई। लेकिन होता क्या है, जहां पर आपके पास पावर स्टेशन है वहां से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द सीरीज ऑफ द ट्रांसफार्मर इट इज अ स्टेप अप, मतलब इसको क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है।
अलग अलग ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, उनको किस में जोड़ दिया हम लोगों ने, सीरीज में जोड़ दिया, और वहां से क्या किया जाता है, इसको धीरे धीरे क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है, देन इट इज ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिट की जाती है तो आपके घरों के पास जो है कोई एक छोटा सा सब स्टेशन होगा, वहां पर क्या किया जाता है, इसको सीरियल वाइज क्या किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है। देन इट इज ट्रांसमिटेड टू द ट्रांसफार्मर विच इज प्लेस्ड इन योर विलेज, और जहां पर आपके पास गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा है वो फिर इसको स्टेप डाउन कर देता है, कहां पर, ऐसा 220 वोल्ट तक आपके पास स्टेप डाउन कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि दादा द नंबर ऑफ द ट्रांसफार्मर दीज आर यूज्ड टू स्टेप अप एंड देन टू स्टेप डाउन द इलेक्ट्रिसिटी। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो पावर सप्लाई है उसको ट्रांसमिट करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए ही हम लोग इसका यूज करते हैं, दैट इज फॉर द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड इट इज सप्लाइड एट अ वेरी हाई वोल्टेज सो दैट द पावर लॉस इन द सप्लाई दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए किसके, दैट इज द यूजेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एसी और डीसी हम लोग ने पढ़ा था यहाँ पर, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। अल्टरनेटिंग करंट की एडवांटेजेस किसके ऊपर, डायरेक्ट करंट के ऊपर। पहला हम लोग बात करते हैं कि दैट अल्टरनेटिंग करंट दैट कैन बी सप्लाइड टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस इन द एनर्जी, बट डीसी दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस, हम लोग उसको जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय यूजिंग रेक्टिफायर, करेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर में रेक्टिफायर का यूज करके इसको हम लोग इजीली इसमें डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फॉर द कन्वर्शन ऑफ डीसी इनटू एसी हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, फॉर द कॉम्प्लेक्स सर्किट वी यूज। देन एसी कैन बी, जो आप लोगों के पास क्या है दैट एसी वोल्टेज दैट कैन बी वेरिड इजीली, मतलब इट कैन बी स्टेप अप और इट कैन बी स्टेप डाउन बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर, बट द डीसी दैट कैन नॉट बी स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, इसको इजीली नहीं कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास एडवांटेजेस, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एसी ओवर डीसी, पहली बात हमारे पास, इट इज वेरी डेंजरस टू वर्क विद हाई वोल्टेज ऑफ एसी देन दैट ऑफ डीसी। मतलब एसी की अगर हाई वोल्टेज है तो वहां पर वर्क करना क्या है, ज़्यादा डेंजरस है इन कंपैरिजन टू डीसी, क्योंकि एसी में हमें पता है कि पीक वैल्यू आपके पास कुछ और आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा आ जाती है आपके पास। दूसरी बात, द शॉक ड्यू टू एसी दैट इज अट्रैक्टिव एंड ड्यू टू डीसी इट इज रिपल्सिव। तो अगर मान लो शॉक लगता है तो डेथ के ज़्यादा चांसेस किसकी वजह से है, दैट इज ड्यू टू द एसी की वजह से, क्योंकि इसका जो शॉक है दैट इज अट्रैक्टिव एंड द शॉक ऑफ द डीसी दैट इज रिपल्सिव। तीसरी बात हम लोग बात करें अगर हम लोग कि हमारे पास जो कुछ हमारे पास प्रोसेसेस हैं, जैसे हमारे पास क्या आ गया, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इन दैट वी कैन यूज ओनली डीसी नॉट एसी, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका यूज करते हैं, डीसी का यूज करते हैं, जबकि एसी का नहीं करते हैं। मोर ओवर एसी दैट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, hence what happens that we require large area means we require large number of the wires for the supply of AC, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ वायर्स की ज़रूरत है। इसलिए आप लोग देखो, अगर डोमेस्टिक जो सप्लाई है, घरों में जो वायर आती है आपके पास, AC सप्लाई है, उसमें नंबर ऑफ वायर्स आप लोगों को मिलेंगे। अगर उसकी इंसुलेशन आप लोग हटाओगे तो आप लोगों को क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ वायर्स। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि एसी जो है वो आपके पास किसके ऊपर चलता है, दैट इज ऑन द सरफेस, तो उसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि वी यूज नंबर ऑफ वायर्स। तो ये भी इसके लिए क्या आ गई, दैट इज अ डिसएडवांटेजेस। सो विद दिस योर दिस चैप्टर दैट इज ओवर। ये चैप्टर आप लोगों का बेटा क्या हो गया है, यहाँ पर खत्म हो गया है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कुछ रीजनिंग इसकी बचती है, उसको करेंगे हम लोग। तो देखते हैं हम लोग आज कुछ रीजनिंग करते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सॉल्व, उसके बाद फिर रीजनिंग जो है वो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि दैट डिटरमाइन द वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी शोन इन द फिगर। वर्चुअल वैल्यू मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर आपके पास 1, 2 और ये 3 वैल्यूज आपके पास करंट क्या है, 2 एम्पियर, -2 एम्पियर
और दिस इज अगेन +2 एम्पियर। तो इनकी क्या निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर का मीन और उसका क्या ले लेंगे हम लोग अंडर रूट लेकर जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वर्चुअल वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले +2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 वैल्यूज हम लोगों ने ली और इसका हम लोगों ने क्या ले लिया, स्क्वायर। So this IB that is equal to 4 plus 4 plus 4 divided by 3 under the root. So IB that is equal to 12 by 3 under the root. So IB that is equal to 4 under the root. So IB that is equal to 2 ampere. So 2 ampere is the root mean square value of this AC. एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में यहाँ पर भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन जो है थोड़ा सा और दे रखा है। इलेक्ट्रिक सर्किट इन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय I is equal to I naught T by tau। I is equal to I naught into T by tau। ये हमारे पास क्या दे रखा है, करंट दे रखा है किसी सर्किट में। फॉर सम टाइम कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर करंट फॉर द पीरियड फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to tau। हमने क्या निकालना है, ये RMS निकालना है हम लोगों ने, ठीक है। दिस वन दैट इज अ रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट का मतलब आप लोगों के पास दैट इज IRMS हम लोगों ने निकालना है, कौन से टाइम के लिए, फॉर t is equal to 0 to t is equal to tau। इस टाइम में हम लोग ये निकाल के चलेंगे इसको, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर, पहले हम लोग इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं करंट की, ठीक है। सो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, पहले तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर का मतलब है आपके पास ये I, ठीक है। इसकी क्या निकालेंगे हम लोग, मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब हमारे पास ये I का स्क्वायर और इसकी मीन वैल्यू हम लोग निकालेंगे, मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे और I नॉट स्क्वायर दिस इज T स्क्वायर अपॉन tau स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोगों ने सम करना है कहाँ से, 0 to t। तो 0 to t हम लोग सम करते हैं बाय इंटीग्रेशन, कहाँ से करेंगे हम लोग, 0 to tau, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये dt साथ में हम लोगों ने क्या कर दिया इसको, dt, क्योंकि टाइम की टर्म है आपके पास, तो इसका कर दिया dt। ये जो आ गया आपके पास सम, कहाँ से, 0 से tau तक हमारे पास। लेकिन अब ये आ गया स्क्वायर का सम, अब डिवाइड करना है टोटल टाइम से। टोटल टाइम कहाँ से है, 0 to tau है, तो हम लोग ने क्या कर दिया इसको 1 by tau से मल्टीप्लाई कर दिया। सो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, दिस I स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन tau क्यूब, ये I नॉट स्क्वायर, ये नॉट स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास आ गया किसके बराबर, दैट इज दिस वन दैट इज अपॉन tau क्यूब, ये बाहर लेंगे मैं। इनसाइड बच गया 0 to tau दिस वन दैट इज T स्क्वायर, और ये dt के बराबर हमारे पास आ गया, ठीक है। सो दिस वैल्यू दैट इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर अपॉन tau क्यूब, और यहाँ से इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो आ गया मेरे पास t क्यूब अपॉन 3 के बराबर, और ये 0 to tau, ये 1/3 तो बाहर ले लिया मैंने, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर दैट इज I नॉट स्क्वायर अपॉन 3 tau क्यूब, और इनसाइड मेरे पास बच गया यहाँ पर tau क्यूब, ये आ गया दिस वन दैट इज इक्वल टू tau क्यूब के बराबर हमारे पास, ठीक है। और -0 हो जाएगा तो वो हट गया, तो यहाँ से tau क्यूब से tau क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया दैट इज I नॉट स्क्वायर की मीन वैल्यू दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, I नॉट स्क्वायर बाई 3 के बराबर बच गया मेरे पास, दिस वन I स्क्वायर दैट इज I नॉट स्क्वायर अपॉन 3। सो द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका क्या निकाला है, ये मीन स्क्वायर वैल्यू निकली थी, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मींस इसका स्क्वायर रूट देना पड़ेगा। सो IRMS दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस I नॉट स्क्वायर अपॉन 3। सो दिस IRMS दैट इज इक्वल टू I नॉट अपॉन रूट 3। So this one is the root mean square value of this current from what, that is the time, that is t is equal to 0 to t is equal to tau के बराबर हमारे पास आ गया। हमारे पास एक और क्वेश्चन देख के चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में बोला था इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स इज गिवन बाय I is equal to 5 sin I is equal to 5 sin of 314 t के बराबर। ये हमारे पास कोई एसी करंट दिया गया है। फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। हम लोगों ने क्या करना है, आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये आ गया दैट इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर। तो हमारे पास ये आ गई पीक वैल्यू दैट इज आई नॉट दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। हमने कौन सी निकाली है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मींस वर्चुअल वैल्यू दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आती है बेटा आपके पास, दैट इज आई नॉट अपॉन रूट 2 या हम लोग बोलते हैं 0.707 ऑफ आई नॉट के बराबर आती है। सो दिस आई वी दैट इज इक्वल टू 0.707 इनटू this 5 ampere, so this comes out to be that is 3.50 oh sorry 3.35 एम्पियर। इसके बराबर हमारे पास क्या आ गई है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो आ गई। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ 3.54 एम्पियर के बराबर। दिस वन इज अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जिसमें बोला गया है कि दैट द इफेक्टिव करंट इन 5 साइकिल एसी। 5 साइकिल एसी का मतलब हो गया आपके पास फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज सॉरी 50 साइकिल एसी। 50 साइकिल एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। इफेक्टिव का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपके पास, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ 50 साइकिल एसी इज अ 5 एम्पियर। मतलब दिस वन इज 5 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन 50 हर्ट्ज। 50 साइकिल की बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, हमने क्या निकालनी है, इसकी पीक वैल्यू निकालनी है। एंड व्हाट इज द करंट 1/1600, दिस वन इज अ 1/600 सेकेंड आफ्टर इट विल जीरो। मतलब हमारे पास कब निकालनी है कि 1/600 सेकेंड के बाद हम लोगों ने करंट निकालना है आफ्टर द जीरो। जब जीरो था उसके बाद 1/600 टाइम के बाद निकालना है हम लोगों ने करंट। सो पहले तो पीक वैल्यू निकाल चलते हैं हम लोग। पीक वैल्यू ऑफ द करंट आई नॉट दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आपके पास आता है, दैट इज √2 आई वी के बराबर हमारे पास आ जाता है। सो दिस आई नॉट दैट इज इक्वल टू 1.414 इनटू दिस वन इज आई वी दैट इज 5। सो दिस इज 5 × 20 5 × 7 और चलो 70। This is that is 7.07 एम्पियर। This one is the peak value of the alternating current हम लोगों के पास, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को पता है कि जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी फेज निकालेंगे हम लोग दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू टी के बराबर हमारे पास आता है, ठीक है। ये हम लोगों ने निकालना है दैट इज ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू टी के बराबर हमारे पास आ गया। तो ओमेगा टी में यहाँ से निकालूँ तो ओमेगा टी आ गया 2 पाई और न्यू हमारे पास कितना आ गया दैट इज 50। टाइम हम लोगों ने निकालना है, यहाँ पर क्या करना है, ये जो टाइम है टाइम इज गिवन कितना आपके पास है दैट इज 1/600 1/600। नाउ दिस टाइम दैट इज इक्वल टू 1/600 सेकंड के बाद हम लोग बात करें तो दिस इज 1/600 आप लोगों के पास ये आ गया, ठीक है। सो यहाँ से देखिए अगर हम लोग ओमेगा कितना आ गया, ये 5 10 मींस दिस इज π/6 के बराबर हमारे पास क्या आ गया, दिस वन इज ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू π/6 के बराबर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब करंट अगर देखें हम लोग यहाँ से करंट हमारे पास कितना आ रहा है दैट इज इक्वल टू I is equal to I naught sin omega t। So I that is equal to I naught निकाला हम लोगों ने 7.07 और sin of this omega t कितना आ गया आपके पास दैट इज π/6। सो π/6 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर कहते हैं दिस वन इज π/6। इस टाइम के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं इस टाइम के बाद, ठीक है। तो ये क्या था, जीरो के बाद। जीरो मतलब हमारे पास जब साइन ओमेगा टी किया तो जीरो से ही स्टार्ट होता है। तो हम लोग ने टाइम की वैल्यू रख दी कितनी, यहाँ पर दैट इज 1/600। तो एक करंट निकालना है अगर हम लोग तो आई आपके पास कितना आ गया 7.07 π/6 means sin of 30 that is equal to 1/2। so this current that comes out to be this is
10 दिस वन एम्पियर दैट इज 3.53 एम्पियर के बराबर हमारे पास जो है 35 आ जाएगा आगे आपके पास। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस आई दैट इज इक्वल 3.54 एम्पियर के बराबर हमारे पास ये करंट आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट इज द इक्वेशन ऑफ AC इज गिवन बाय, हमारे पास दे रखा है दैट I इज इक्वल टू 4 cos this one is 100 pi t minus theta. This one, this is the equation of AC. Calculate the peak value and frequency of the current. एक तो पीक वैल्यू निकालनी है और क्या निकालनी है हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी तो यहीं से ओमेगा टी से ही हम लोग कंपेयर कर लेंगे इसको। तो पहले पीक वैल्यू निकाल देते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ऑफ, इसको मैं कंपेयर कर लूंगा ओमेगा टी माइनस थीटा इसके साथ। आई नॉट आ गया आपके पास कितना, दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो ये थी हमारे पास क्या, दिस वन इज द पीक वैल्यू, निकल गई हमारे पास सीधी, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना, तो ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 100 पाई टी के बराबर आ गया। ओमेगा किसके बराबर आ गया, दैट इज 100 पाई के बराबर। ओमेगा था आपके पास कितना 2 पाई न्यू दैट इज इक्वल टू 100 पाई, सो न्यू दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। सो दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं यहाँ पर। इसमें बोला गया है कि दैट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट इन 50 साइकिल AC इज 5 एम्पियर। इफेक्टिव वैल्यू आपके पास इन द 50 साइकिल AC, 50 साइकिल AC का मतलब आपके पास क्या देखना है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन 50 हर्ट्ज एंड इट्स इफेक्टिव वैल्यू मींस दैट इज द वर्चुअल वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दैट इज गिवन 5 एम्पियर। ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट 1/300 सेकंड आफ्टर इट इज 0। मतलब कुल मिलाकर के वही काम करना है हम लोगों ने। ठीक है, जो पहले किया था हम लोगों ने। तो पहले यहाँ से निकाल लो आपको क्या, पीक वैल्यू निकाल लो, दैट इज आई नॉट दैट इज इक्वल टू √2 IB के बराबर हमारे पास आ गया। सो दिस वन इज दैट इज इक्वल टू 1.414 into 5, so that comes out to be 7.07 एम्पियर के बराबर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो ओमेगा टी, देखो टाइम दे रखा है कितना 1/300 सेकंड ये दे रखा है। तो मैं निकालूं यहाँ से ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू आपके पास कितना बेटा, दैट इज 50 और टी है 1/300। So this comes out to be pi by 3। So हमें पता है करंट निकालना है हम लोगों ने कब, कितने सेकंड के बाद 1/300 सेकंड आफ्टर 0, क्योंकि साइन की फॉर्म में लिखा है हम लोगों ने इसको, तो साइन की फॉर्म में। अगर आपके पास क्या पूछा गया, करंट आफ्टर दिस सेकंड आफ्टर द पीक वैल्यू दिया गया हो तो कॉस में यूज करने आप लोगों ने। यहाँ पर क्या है आपके पास, दैट इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये करंट हमारे पास यही निकालना है हम लोगों ने। सो आई दैट इज इक्वल टू पीक वैल्यू निकाली है 7.07 एंड दिस इज साइन ऑफ पाई बाई 3 पता ही है आप सभी को, आपके पास दैट इज 60 डिग्री आप लोगों के पास कितना आ जाता है, दैट इज √3/2। सो आई दैट इज इक्वल टू 7.07 into √3/2 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो मेरे पास ये यहाँ से क्या गया, I इज इक्वल टू दिस इज 3.535 into 1.732। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ यहाँ पर तो ये वैल्यू आपके पास आ गया कितने 6.12 एम्पियर। तो इतना करंट आपके पास जो है वो आ जाएगा कितने टाइम के बाद, 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ऐसा ही क्वेश्चन है आपके पास, दैट द पीक वैल्यू ऑफ AC ऑफ फ्रीक्वेंसी
50 हर्ट्ज इज 14.14 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपके पास कितनी, दैट इज 50 हर्ट्ज एंड करंट पीक वैल्यू दे रखी है, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज आई नॉट, दैट इज 14.14 एम्पियर। ये हमारे पास दे रखी है, ठीक है। फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट एंड हाउ मच टाइम विल द करंट टेक इन रीचिंग 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू। कहाँ से आपके पास रीचिंग 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू, फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, हमारे पास 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए कितना टाइम जो है ये लगाएगा। पहले एक आप लोगों से पूछी गई कौन सी वैल्यू, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब है आपके पास आई वी आप लोगों ने निकालना है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, दैट इज आई नॉट अपॉन रूट 2। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अब सॉल्व करूंगा। यहाँ से मैंने लिख लिया है 14.14 डिवाइडेड बाई दिस इज रूट 2 1.414। ये पॉइंट आपके पास बेटा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 10 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ से कितना लगेगा, दैट इज 10 आ जाएगा। ये कुल मिला के दैट इज 10 एम्पियर आपके पास कौन सी आ गई, दैट इज वर्चुअल वैल्यू जो है इसकी आ गई आपके पास। अब पूछा गया है कि आपके पास जो करंट है वो 0 से मैक्सिमम तक कब पहुंचेगा, मींस आपके पास आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट, इसके बराबर होना चाहिए आपके पास। तो टाइम हम लोगों ने निकालना है, ठीक है। सो ये आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट जब आपके पास आई से आई नॉट तक पहुंच जाएगा। हमें पता है कि दैट आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आई किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर, मतलब मैक्सिमम पहुंचोगे ना। सो आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर कर लिया, ठीक है। सो यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास ये बच गया 1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। इट मींस दैट ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बराबर। ये आना चाहिए आपके पास, ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 2 के बराबर। सो ओमेगा की वैल्यू मैंने रख दी 2 पाई न्यू इनटू टी दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बराबर। यहाँ से पाई कैंसिल आउट आपके पास हो गया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर दिस वन इज 2 म्यू इनटू टी दैट इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास है, ठीक है। न्यू की वैल्यू हमारे पास कितने रख दी, 50 हम लोगों ने रख दी, तो ये आ गया 2 इंटू 50 इंटू टी दैट इज इक्वल टू 1/2। सो दिस 100 टी दैट इज इक्वल टू 1/2। सो टी दैट इज इक्वल टू 1/200 सेकेंड। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस टी दैट विल इक्वल टू 0.005 सेकेंड। इसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल रीच टू द मैक्सिमम वैल्यू, कहाँ से 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक ये पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे भी चल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रीजनिंग हम लोग करेंगे। अभी तक आप लोगों ने इतना ही करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।